अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MZ मैथ स्टूडियो। हमने एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट कर ली थी। अब आगे एक्सरसाइज 2.3 है, लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमारे पास कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट थ्योरी है जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो समझ ना आया तो एक्सरसाइज समझ नहीं आएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिए और पूरी वीडियो देखिए। हमारे पास है कॉमन लॉगरिथम। पहले हमने बात की थी लॉगरिथम की कि हमारे पास लॉगरिथम क्या होता है। हमने बात की थी कि जो लॉगरिथम है ये हमें ये बताता है कि किसी नंबर को उसके अपने नंबर से कितनी मरतबा मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास एक नया नंबर आ जाए। जो कॉमन लॉगरिथम है ये भी एक लॉगरिथम है, लॉगरिथम की टाइप है, लेकिन इसमें एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि विद बेस 10, कि ये वो लॉगरिथम है जिसकी बेस 10 हो। हमने जो पीछे एक्सरसाइज की थी उसमें हमने मुख्तलिफ़ किस्म की बेसिस को जो है वो डील किया था। यानी किसी क्वेश्चन में हमारे पास लॉग की जो बेस थी वो 2 थी, 4 थी, 5 थी, यानी कि इस तरीके से मुख्तलिफ़ किस्म की बेस थी। लेकिन वो लॉग जिसके अंदर बेस जो है वो 10 आ रही हो, वो लॉग हमारे पास कॉमन लॉगरिथम कहलाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 10 रेस्ट पर 1 है जो कि 10 के इक्वल है। अगर हम इसको इस फॉर्म के अंदर देखें यानी कि b रेस्ट पर y जो कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो उसको अगर हम लॉग में चेंज करें तो हमारे पास ये फॉर्म आती है। ये हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.2 के अंदर। इस तरह 10 स्क्वायर है, अगर हम इसको लॉग में चेंज करें तो लॉग 100 हमारे पास 2 के इक्वल आता है। तो मेन चीज़ ये कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि ये वो लॉगरिथम होता है जिसकी बेस हमारे पास 10 हो। अब आगे करेक्टरिस्टिक और मेंटिस आए। कोई भी जो लॉगरिथम है वो दो पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। कोई भी किसी भी नंबर का जो लॉगरिथम है वो दो पार्ट पे मुश्तमिल होता है। एक होती है करेक्टरिस्टिक जिसको हम उर्दू में कहते हैं खासा, और एक होता है मेंटिसा। ठीक है, करेक्टरिस्टिक को हम खासा बोलते हैं उर्दू में और मेंटिसा मेंटिसा ही होता है। अब करेक्टरिस्टिक क्या है? करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। करेक्टरिस्टिक जो है ये हमारे पास जो लॉग है उसका इंटेग्रल पार्ट होता है। इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल द नंबर इज़। ये हमें बताता है कि कोई नंबर कितना बड़ा या छोटा है। अब इंटेग्रल पार्ट से क्या मुराद है? हमारे पास कोई भी नंबर हो यानी कि डेसिमल फॉर्म के अंदर, तो जो उसका होल नंबर होता है यानी कि जो इशारिया से पहले नंबर मौजूद होता है वो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है। उसका इंटेग्रल पार्ट का मतलब है कि होल नंबर जिसके अंदर डेसिमल ना आ रहा हो। ये एग्जांपल है कि 2.5780, इसमें ये जो 2 है ये हमारे पास इंटेग्रल पार्ट है, और जो डेसिमल के पीछे वैल्यू है डेसिमल के राइट साइड पे वो हमारे पास होते हैं डेसिमल पार्ट या डेसिमल डेसिमल उसका हिस्सा होता है। इंटेग्रल पार्ट यही है कि जिसके अंदर डेसिमल ना हो, यानी कि जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में इंटीजर होता है वो हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है। ये करेक्टरिस्टिक थी कि ये हमारे पास इंटेग्रल पार्ट होता है लॉगरिथम के, यानी कि जो इशारिया से पहले वैल्यू आ रही होती है ये करेक्टरिस्टिक होती है हमारे पास। अब करेक्टरिस्टिक हम फाइंड कैसे करते हैं? करेक्टरिस्टिक और मेंटिसा ये दो एक बहुत ही अहम और कॉम्प्लिकेटेड से कंसेप्ट हैं, इनको ध्यान से समझिएगा कि करेक्टरिस्टिक हम कैसे फाइंड करते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन 1, कि अगर कोई भी करेक्टरिस्टिक है जो 1 से ग्रेटर है तो उसके लिए हमारे पास करेक्टरिस्टिक का फार्मूला है कि नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। ठीक है, अगर करेक्टरिस्टिक यानी कि जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक है जो इंटेग्रल पार्ट है वो 1 से ग्रेटर है तो उस सूरत में नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर होंगे उसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे। अब देखिए ये हमारे पास 2.5780 है, इस डेसिमल के लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास सिर्फ एक अकेला 2 खड़ा है, तो इसमें से हम 1 को माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास जो है इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। फॉर एग्जांपल है कि लॉग 567, या अगर आप इस .0 है, अगर आप इसको सिंपली 567 भी लिखें तो अंडरस्टूड है कि 567 है। तो इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड होगा? आप देखें डेसिमल पॉइंट ये हमारे पास .0 है, यानी कि इसका कुछ नहीं है। इसके डेसिमल से आगे डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स आ रहे हैं। तो और 5 जो है ये ग्रेटर है 1 से, तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 3 डिजिट हैं, तो इन 3 डिजिट में से हम एक को माइनस कर देंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 2 आ जाएगा। इस तरह आप देखें 1.261 ये जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो, तो उसके लिए हम फाइंड करते हैं कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट साइड पे एक डिजिट है, तो जब हम इसमें से एक को माइनस करेंगे तो इसका करेक्टरिस्टिक जो है वो 0 आ गया। करेक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। अब अगर
नंबर लेस देन 1 आ जाए, हमने पहले बात किया अगर नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उस वक्त में हमें क्या करना है, अगर नंबर लेस देन 1 आ जाए तो उस वक्त में हमारे पास क्या है, उस वक्त में हमारे पास ये फार्मूला है कि माइनस इनटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट प्लस 1। अगर नंबर जो है वो लेस देन 1 आ रहा है, यानी कि जो करेक्टरिस्टिक है वो लेस देन 1 आ रही है, उसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो लेस देन 1 आ रहा है, तो उस वक्त में हमारे पास फार्मूला है कि माइनस इनटू नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट के दरमियान एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, और ज़ीरो के आगे जो नॉन ज़ीरो डिजिट होगा उनके दरमियान जितनी ज़ीरोज़ आ रही होंगी वो उनके नंबर प्लस 1 हम कर देंगे। ठीक है, हमारे पास ये एग्जांपल है कि लॉग 0.0123। अब देखें इसमें जो इसका इंटेग्रल पार्ट है वो लेस देन 1 है, 0 आ रहा है, तो इस वक्त में हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये हमारे पास 0 है डेसिमल पॉइंट और ये नॉन ज़ीरो डिजिट है। ठीक है, तो इसके दरमियान कितनी सिफर आ रही हैं, एक सिफर आ रही है, तो माइनस इंटू 1, इसके दरमियान एक सिफर आ रही है तो ये 1 प्लस ये 1 फार्मूले वाला प्लस 1, ये हमारे पास -2 आ गया। और करेक्टरिस्टिक को अगर माइनस आ जाए तो उसमें हम इसको बार के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि अगर किसी इंटीजर के ऊपर बार है तो उसका मतलब है कि ये हमारे पास माइनस है करेक्टरिस्टिक के अंदर। इस तरह हम इसमें देखें तो इसका इंटेग्रल पार्ट 0 है, लेस देन 1 है, तो इस डेसिमल और नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान कितनी सिफर है, 1 2 3, 3 सिफर आ रही हैं, ये माइनस फार्मूले वाला इंटू 3 प्लस 1 फार्मूले वाला, तो ये -4 इज इक्वल टू 4 बार आ गया। तो ये इसके दो रूल हैं करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए कि अगर नंबर ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1, और अगर नंबर जो इंटेग्रल पार्ट है इसका वो लेस देन 1 हो तो उस वक्त में हमारे पास ये फार्मूला है। Characteristic of the logarithm of a number can also be defined by expressing them in scientific notation। ये हमारे पास एक किस्म की ट्रिक है कि अगर हम करेक्टरिस्टिक का पता करना हो तो हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करके जो 10 की पावर होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक होगा। एग्जांपल नंबर 1 में हमने 5 6 7 को लिया था, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें तो 5.67 क्रॉस 10⁻² आ गया, यानी कि इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में जो है शो किया है। ये हम 2.1 और शुरू के लेक्चर्स में हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि इसको किस तरीके से एक्सप्रेस करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो 5.67 क्रॉस 10 का स्क्वायर, तो जो 10 की पावर होगी वो उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसकी पावर 2 है तो ये हमारे पास 2 आ गया। इस तरह जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 5.78 क्रॉस 10⁻⁻⁴। तो जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक -4 के इक्वल आ गया। तो ये किस्म की एक ट्रिक समझ लें आपके, इसको साइंटिफिक नोटेशन के ज़रिए हम एक्सप्रेस करके इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद है मेंटिसा। हमने बात की है कि जो लॉगरिथम होता है वो दो पार्ट के ऊपर मुश्तमिल होता है, यानी कि एक इंटेग्रल पार्ट और जो दूसरा है वो डेसिमल पार्ट है। तो जो इंटेग्रल पार्ट हो वो तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होती है, और जो डेसिमल पार्ट हो वो हमारे पास मेंटिसा होता है। यही चीज़ है कि मेंटिसा इज़ द डेसिमल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम। इट रिप्रेजेंट द फ्रैक्शनल कंपोनेंट, ये हमें फ्रैक्शनल कंपोनेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। मेंटिसा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल इन लॉग 5000 अगर आप इसका लॉग फाइंड करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। इसमें ये जो 3 है ये इसका इंटेग्रल पार्ट हो गया, ठीक है, यानी करेक्टरिस्टिक हो गई किस्म की, और ये जो 0.698 है जो डेसिमल पार्ट है ये इसका मेंटिसा हो गया। अब कॉमन लॉगरिथम को हम फाइंड कैसे करते हैं। हमने कॉमन लॉगरिथम की बात की कि जिसकी बेस 10 हो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है। इसको हम फाइंड कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पर हमने इसका कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है कि 13.45, यहाँ से आपकी एक्सरसाइज का स्टार्ट हो रहा है। समझ लें कि ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा। हमने इस चीज़ का लॉगरिथम कॉमन लॉगरिथम फाइंड करना है, तो इसको हम कैसे करेंगे। सेपरेट द इंटेग्रल एंड डेसिमल पार्ट। स्टेप 1 के अंदर हम इसका इंटेग्रल और जो डेसिमल पार्ट है उसको हम सेपरेट करेंगे। इसका जो इंटेग्रल पार्ट है वो 13 आ रहा है, ठीक है, और जो डेसिमल पार्ट है जिसके साथ डेसिमल आ रहा है वो हमारे पास 45 है। हमने स्टेप 1 के अंदर इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट को सेपरेट करना है। इंटेग्रल पार्ट हमारे पास 13 आ गया, डेसिमल पार्ट हमारे पास 45 है। स्टेप 2 के अंदर हमने करना है कि इसका करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है फॉर ए नंबर ग्रेटर देन 1। तो करेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमने पीछे दो फार्मूले पढ़े हैं कि अगर वो नंबर ग्रेटर देन 1 हो तो उस सूरत में हमारे पास ये फार्मूला है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स टू द लेफ़्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट -1।
13 है, इसको हम लिख सकते हैं कि 13 तो उस सूरत में हमारे पास डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे 2 डिजिट्स आ रहे हैं। उन 2 डिजिट में से हम एक को माइनस कर देंगे तो इसका करैक्टरिस्टिक हमारे पास 1 के इक्वल आ गया स्टेप 2 के अंदर। स्टेप 1 के अंदर क्या है कि हमने डेसिमल और उसका इंटीग्रल पार्ट जो है वो सेपरेट करना है, और स्टेप 2 के अंदर हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक फाइंड हो गया, उसके बाद हमने जो है इसका मेंटिसा फाइंड करना है। कॉमन लॉगरिथम टेबल चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो नंबर 13 एंड कॉलम नंबर 4 इज़ 1271। ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि टेबल के ज़रिए इसकी वैल्यू को हमने कैसे देखना है। देखिए हमारे पास दी हुई वैल्यू थी 1345, तो हमने टेबल के अंदर वो टेबल आपकी बुक के लास्ट पेज पे लास्ट में दिया गया होगा, या वैसे अलग जो है लॉग टेबल भी होता है, वहाँ से आप देख लें। तो हमने 13 को यानी कि उसका जो करैक्टरिस्टिक है उसको हमने देखना है 4 के अंदर। ये हमारे पास टेबल है, उसके अंदर हम देखेंगे। यहाँ से देखें कि 13.45 हमारे पास थी। ये वाली जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, इनको हम बोलते हैं रोज़, और ये वाली जो सीधे लाइन होती हैं इनको हम बोलते हैं वर्टिकल। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं ये हमारे पास रोज़ होती हैं, वर्टिकल लाइंस हमारे पास कॉलम्स होते हैं। तो हमने 13.45 हमारे पास क्वेश्चन था, तो हमने 13 कॉलम को देखना है 4 के अंदर। ये हमारे पास यहाँ पर 4 आ रहा है 1271। इस 1271 को अब हमने ये 13 को हमने देखा 4 के अंदर, ये 13 और ये 4, ये हमारे पास 1271 आता है। फिर इसी 13 को हमने मीन डिफरेंस के कॉलम नंबर 5 में हमने देखना है। ठीक है, हमारे पास 13.45 है, तो हमने करैक्टरिस्टिक को ये रो 4 में देखना है, और उसके बाद उसका मीन डिफरेंस हमने फाइंड करना है 5 के अंदर। तो इधर हमारे पास ये 5 आ रहा है, हमारे पास 16 आता है, तो 1271 को हम 16 के अंदर ऐड कर देंगे। 1271 हमारे पास आ गया, यानी कि हमने 13 को देखा 4 के अंदर, तो वो हमारे पास 1271 आता है। उसके बाद हमने उसका मीन डिफरेंस देखना है 5 कॉलम नंबर 5 के अंदर, वो हमारे पास 16 आता है। इन दोनों का आप ऐड कर देंगे 1271 को भी और 16 को भी, तो वो हमारे पास 1287 आ गया। ये हमारे पास मेंटिसा है। ठीक है, करैक्टरिस्टिक हमारे पास फार्मूला है, 2 फार्मूलेज हैं, और मेंटिसा को हमने इसी तरीके से फाइंड करना है कि हमें जो वैल्यू दी गई है उसमें जो डेसिमल के लेफ़्ट साइड पे है उस चीज़ को हमने देखना है। यानी कि हमारे पास 13.45 है, तो हमने 13 को टेबल में देखना है 4 के अंदर, यानी कि उसका जो रो है 4, रो 4 और उसका मीन डिफरेंस, उसकी जो रो 4 के अंदर वैल्यू आएगी उसको हमने ऐड करना है मीन डिफरेंस 5 जो आगे मौजूद है उसके अंदर। तो वो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। ये हमारे पास है मेंटिसा। अब हमने करैक्टरिस्टिक भी फाइंड कर लिया, उसके बाद मेंटिसा भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट स्टेप है कि करैक्टरिस्टिक और मेंटिसा को ऐड कर दें, तो वो आपके पास जो है लॉग आ जाएगा जिसका आपने फाइंड करना है जिस नंबर का। तो ये हमारे पास 1 करैक्टरिस्टिक है, मेंटिसा 1287 आता है, तो 1.1287 जो है इसका जो है वो लॉग आ गया। अब अगर आप कैलकुलेटर से वैल्यू फाइंड करें तो वो एग्जैक्ट शायद आ सकती है, अगर एग्जैक्ट नहीं ना भी आए तो वो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी। तो दोबारा इसको समझ लें कि हमने कैसे फाइंड करना है। कि सबसे पहले आपने इंटेग्रल और डेसिमल पार्ट को अलग करना है जो आपको वैल्यूज़ दी गई हैं। उसके बाद आपने करैक्टरिस्टिक फाइंड करना है। करैक्टरिस्टिक में हमारे पास 2 फार्मूले हैं कि अगर ग्रेटर देन 1 हो तो उस वक्त में हमारे पास क्या फार्मूला है, लेस देन 1 हो तो उस वक्त में हमारे पास क्या फार्मूला है। उसके बाद हमने कॉमन लॉगरिथम के टेबल हमने देखना है। या आप कैलकुलेटर से भी डायरेक्ट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, वो स्टूडेंट को अक्सर पता होता है, लेकिन टेबल के ज़रिए वैल्यू फाइंड करना ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो मेंटिसा फाइंड करने के लिए आपने जो करैक्टरिस्टिक आपको दिया गया है, यानी कि जो उसका इंटीग्रल पार्ट है उसको आपने देखना है उसके डेसिमल के अगले पार्ट के अंदर, यानी कि 0.4 है तो हमने 13 को देखना है रो 4 में, और उसके रिज़ल्ट को हम ऐड कर देंगे जो मीन डिफरेंस हमारे पास 5 का आएगा, तो वो हमारे पास मेंटिसा आ गई। और जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसका ये फार्मूला है कि करैक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो वो हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब एंटी लॉग क्या होता है, ये हमने पीछे बात किया कॉमन लॉगरिथम की। और एंटी लॉगरिथम यानी कि जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, एंटी का मतलब होता है किसी चीज़ का उल्ट, तो एंटी लॉगरिथम लॉगरिथम का उल्ट। हमें कोई वैल्यू दी गई होती थी, हम उसका लॉग फाइंड करते थे, ठीक है, और वो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाता था, यानी कि हम किसी वैल्यू का रिज़ल्ट फाइंड करते थे। लेकिन एंटी लॉग के अंदर क्या होता है कि हमें किसी नंबर का रिज़ल्ट दिया गया होता है, लेकिन हमें वो नंबर नहीं पता होता, तो हमने वो नंबर फाइंड करना होता है।
एन एंटी लॉगरिथम हेल्प्स टू फाइंड अ नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज गिवन। हमें लॉगरिथम वैल्यू जो है वो गिवन है, यानी कि किसी क्वेश्चन की, किसी नंबर की लॉगरिथम वैल्यू हमें गिवन होती है, लेकिन वो हमें वैल्यू नहीं पता होती जिसका रिज़ल्ट हमें दिया गया है। जिसका रिज़ल्ट तो हमें दिया गया है लेकिन वो नंबर हमें नहीं पता, तो एंटी लॉगरिथम जो है वो हमें नंबर बताता है कि ये नंबर है जिसका आपको रिज़ल्ट दिया गया है। सिंपली है कि अगर हमारे पास ये लॉगरिथम फॉर्म और ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसमें ये जो एक्स होगा ये एंटी लॉग होगा, यानी कि ये रिज़ल्ट है, ये हमें रिज़ल्ट दिया गया है लेकिन इसका हमें नंबर नहीं पता, तो एक्स इस वक्त में हमारे पास जो एक्स है ये हमारे पास एंटी लॉगरिथम कहलाएगा। इसको भी फाइंड करने का तरीका है कि हमने इस चीज़ का जो है एंटी लॉग फाइंड करना है 2.1245। तो इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है कि सबसे पहले वही है कि आप करैक्टरिस्टिक और मैंटीसा को अलग करें। तो करैक्टरिस्टिक इसका 2 आ जाएगा, यानी कि जो इंटेग्रल पार्ट है, और जो मैंटीसा है वो डेसिमल पार्ट होता है, तो 0.1245 आ गया। फाइंड द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ मैंटीसा फ्रॉम एंटी लॉग टेबल। अब हमने मैंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है एंटी लॉग टेबल से। चेक द इंटरसेक्शन। अब मैंटीसा की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो 12 को हम देखेंगे 4 के अंदर, लेकिन अब हम इसको एंटी लॉग टेबल में देखेंगे। लॉग टेबल अलग होता है, एंटी लॉग टेबल वो हमारे पास अलग होता है। तो मैंटीसा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो हम 12 को देखेंगे 4 के अंदर। मेरे पास एंटी लॉग टेबल है, सॉरी ये एंटी लॉग टेबल है। अब हमने 12 को देखना है 4 के अंदर, और उसके बाद 5 है, यानी कि उसका मीन डिफरेंस हम देखेंगे 5 के अंदर। तो ये हमारे पास .12 है। इस चीज़ को हमने देखना है 4 वाले टेबल में, 4 वाली रो में। ये हमारे पास आता है 1330, ठीक है। 12.12 का हमने देखा कॉलम नंबर 4 के अंदर, तो वो हमारे पास 1330 आता है, और इसका मीन डिफरेंस हमने देखना है 5 के अंदर, और ये हमारे पास 5 है। मीन डिफरेंस इसका 2 आ रहा है, और जो इसकी टेबल के अंदर वैल्यू है एंटी लॉग की वो 13.3 आती है। ठीक है। 12 को हमने देखा 4 के अंदर, वो हमारे पास आता है 1330, और उसके बाद हमने उसका मीन डिफरेंस देखना है 5 के अंदर, तो वो हमारे पास 2 आता है। तो इन दोनों को आप ऐड कर दें तो 1332 आ गया, आपके पास करैक्टरिस्टिक भी आ गई और उसके बाद मैंटीसा भी आ गया। अब एंटी लॉग के अंदर हमारे पास एक रेफरेंस पोजीशन होती है। सबसे पहले हम रेफरेंस पोजीशन के बारे में पढ़ते हैं। प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम लेफ्ट एंड द नेक्स्ट डिजिट इज कॉल्ड रेफरेंस पोजीशन। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट और उसके जो अगला नंबर होता है, उस नॉन ज़ीरो डिजिट से अगला नंबर, उनके दरमियान वाली जगह को हम बोलते हैं कि हमारे पास रेफरेंस पोजीशन है। मिसाल के तौर पर हमारे पास 1332 जो कि हमने इसका मैंटीसा फाइंड किया है, इसमें हमारे पास पहला नॉन ज़ीरो डिजिट 1 है और उससे अगला नंबर क्या है 3 है, तो इसके दरमियान वाली जो पोजीशन पॉइंट होगा वो हमारे पास रेफरेंस पोजीशन कहलाता है। स्टेप 5 में आपने इसका जब आंसर निकालना है तो इंसर्ट द डेसिमल पॉइंट। Since characteristic is 2, so the decimal point will be after 2 digits right from the reference position। तो जो आपकी reference position बन रही है उससे 2 पॉइंट जितना आपका characteristic आया है reference position से उतना ही आपने राइट साइड पे मूव करना है। हमारे पास reference position यहाँ पर बन रहा है, यानी कि 1 पॉइंट में बन रहा है। यहाँ पर reference position है, यहाँ से हमने 2 पॉइंट राइट साइड पे मूव करना है। यहाँ पर आया, यहाँ पर 1 पॉइंट यहाँ पर, और ये यहाँ पर आ गया, तो 133.2 इसका जो है एंटी लॉग आ गया। तो एंटी लॉग इसका हमारे पास 133.2 आता है। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपने शिफ्ट और लॉग दबाना है, उसके बाद ये वैल्यू लिखनी है 2.1245, तो आपके पास ये वाला आंसर आ जाएगा। तो टेबल मेन चीज़ होती है टेबल में वैल्यू देखने वाली। तो आपने कैसे वैल्यू फाइंड करनी है कि जो आपका मैंटीसा है, आपने मैंटीसा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने जो .12 है, .12 को आपने देखना है 4 के अंदर, वो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी, और उसके बाद जो लास्ट वाला है वो हमारे पास होता है मीन डिफरेंस। तो 5 को आपने मीन डिफरेंस में देखना है, तो उन दोनों के रिजल्ट को आपने ऐड कर देना है। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। अब लास्ट में एक डेफिनेशन है नेचुरल लॉगरिथम की। हमने कॉमन लॉगरिथम पढ़ा कि जिसकी बेस 10 हो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम होता है, और अगर किसी लॉग की बेस ई हो, ई हमारे पास एक मैथमेटिकल कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमारे पास ये होती है 2.71828, तो वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम होता है, यानी कि जिसकी बेस हमारे पास ये
स्पेसिफिक कांस्टेंट आ रहा हो ई, वो हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है और इसको सिंपली डिनोट करते हैं एल एन से। वैसे अगर लॉग लिखा हो उसका मतलब होता है कि वो कोई भी लॉग हो सकता है। अगर सिंपल लॉग लिखा हो तो वो हमारे पास जनरली होता है कि हमारे पास कॉमन लॉगरिथम है, यानी कि इसकी बेस 10 है। वैसे अगर कोई बेस मेंशन हो तो वो तो फिर अलग बात है, लेकिन अगर सिंपल लॉग लिखा हो तो वो हमारे पास कॉमन लॉगरिथम उसको लेते हैं। और अगर सिंपल एल एन लिखा हो तो इसका मतलब होता है कि नेचुरल लॉग है, इसकी जो बेस है वो हमारे पास ई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज का स्टार्ट करेंगे इसी कंसेप्ट को इस्तेमाल करते हुए। तो इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।